everyone, welcome to IFS. I hope you all are doing well. और बच्चों आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ हमारी स्टूडेंट से दीक्षा and she has recently qualified CSR NET Life Science JRF as well. So let's know her and जानते हैं कैसी की इन्होंने प्रिपरेशन, क्या क्या आपको इनसे सीखना चाहिए, कुछ मिस्टेक्स है जो आप अवॉइड कर सकते हो to get closer to your result. So let's know all that. Hi Diksha, how are you? Hello, ma'am. Good morning. I'm fine, ma'am. Very good morning दी. So please tell me first of all about your result कि क्या रैंक आई है, क्या रिजल्ट आया है आपका? I've scored All India rank 95 with a percentile score of 99.6. My raw score was 114. Okay, great. So how are you feeling first of all? Top 1% में आना पूरे हमारे कंट्री में. So what's the feeling? What was the result like experience? कैसा था आपका वो feeling आपकी आपकी फैमिली का? ये बहुत ही ओवरवेलमिंग थी, बहुत ही ज़्यादा. मुझे पता नहीं था कि हैप्पी टीयर्स क्या होते हैं एंड आई लिटरली क्राइड दैट डे. Okay, great. So wonderful कि you had that experience, you had that reaction. That's actually lovely. बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के. So please tell me कि आपने मास्टर्स कहाँ से किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट था आपका? I've done my master's from DAV College, Chandigarh, under Punjab University, in the field of MSc Zoology. Zoology. Okay, great. So what are your future plans now? Since you have qualified JRF, तो plans है PhD का कुछ या फिर अभी कुछ और है आपके पाथ में? हम पीएचडी का ही अभी तक तो पीएचडी ही चल रहा है, उसके फॉर्म्स फिल आउट करने हैं अपनी, फिर इंटरव्यू की तैयारी. Okay, great. देन So tell me how you got to know about this exam. कब से आपका ड्रीम रहा है कि मुझे CSR नेट क्वालिफाई करना है? एक्चुअली मैम आई वाज इन मास्टर्स फर्स्ट ईयर व्हेन आई गेट टू नो अबाउट दिस एग्जाम. तो तब ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे पीएचडी में ही जाना है. मेरा रिसर्च में शुरू से इंटरेस्ट है, पर मुझे ये नहीं पता था कि कौन से फील्ड से कैसे जाया जा सकता है. तो मुझे मेरे फ्रेंड्स से, मेरे टीचर्स से मुझे सीएसआईआर का पता चला और तो मैंने तब से प्रिपेयर करना शुरू किया था. Okay. So tell me दीक्षा कि being a zoology aspirant आपने प्रिपरेशन जो हम बोलते हैं कि हमारे पास में इतना बड़ा सिलेबस है, 13 यूनिट का सिलेबस है. So being a zoology aspirant, what do you think कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इजी पड़ते हैं टू हैंडल? मैम इवोल्यूशन, इकोलॉजी, जेनेटिक, सेल बायो, Okay. बस यही. बाकी सब्जेक्ट्स में और डेव बायो. Okay, great. So yes, Dave Bio you mentioned definitely बहुत scoring होता है and very easy to understand the concepts and once you are done with it आप आराम से वहाँ से अच्छे marks score कर सकते हो. And tell me कि कौन से topics थोड़ा difficult जाता है to a zoology aspirant? मैम मोस्टली ऐसा नहीं है कि जोलॉजी एस्पिरेंट होने की वजह से वो डिफिकल्ट किया, क्योंकि उसमें मोस्टली सारा सिलेबस सीएसआईआर का कवर हो जाता है जो हमारा करिकुलम है. Yes. पर मेरा पर्सनली मुझे माइक्रो मोल बायो में थोड़ा प्रॉब्लम है. Okay. And what about the other topics like techniques, methods and all that? टेक्निक्स एंड मेथड्स मैम आईएफएस के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, तो मुझे इतना परेशानी नहीं हुई उसमें करने में. Okay, that's wonderful because I think students बहुत ज़्यादा 13th-12th यूनिट पे थोड़ा अटक जाते हैं, but you have mentioned कि डेफिनेटली कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो आई थिंक फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है, फिर आपको ज़्यादा मुश्किलें, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. सो दैट्स एक्चुअली ग्रेट कि आपने वो किया. तो टेल मी कि सिंस द सिलेबस इतना सारा सिलेबस है हमारा, बट यू डोंट हैव टू स्कोर 200 मार्क्स. आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको अपने क्वालिफाइंग जितना है आपने 140 मार्क्स तक अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया एक्यूरेटली तो आपको आराम से जेआरएफ मिल जाएगी. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी कि आपने पूरे 13 यूनिट्स प्रिपेयर किए थे या फिर आपने उसमें से कुछ प्रिपेयर किए थे, कुछ आपने छोड़े थे? मैंने 9 यूनिट्स तो कम्प्लीटली, मतलब ऐसा था कि टिप्स पे मुझे याद होना चाहिए. मुझे कभी भी कोई भी रैंडम कुछ भी पूछे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं. उसके बाद मैंने थोड़ा सा टेक्निक्स पढ़ी थी, तो इतना ही मैंने फोकस करा था. ज्यादा सिलेबस के चक्कर में ये होता है कि या तो सिलेबस ही पूरा होगा या रिवीजन ही होगा. ओके.
एंड इवन 9 यूनिट्स इज ऑल्सो अ लॉट, बिकॉज इतनी बारीक बारीक चीजें आपको याद रखनी थी. पार्ट बी इज ऑल अबाउट दैट ओनली कि आपको इतने यहाँ से कोई भी जीन पूछ लेंगे, यहाँ से कुछ ड्रग्स पूछ लेंगे. सो टेल मी कि आप इसको मेमोराइज कैसे करते थे, रिवाइज कैसे करते थे, बिकॉज इतना सारा सिलेबस है. हाउ यू मैनेज दैट? हम पहले तो जो इमोशन बैच हमारा IFS पे चल रहा था उसमें इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है कि मुझे ज्यादा उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी. मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे बिल्ड हो रहे थे कि मैं अगर उसको एक बार रिवाइज कर रही थी तो वो हो जा रहा था. और उसके बाद ये था कि अपने नोट्स बनाओ खुद से, जितना तुम लिख के पढ़ोगे उतना तुम्हें ज्यादा याद होगा. आई बिलीव इन दैट. That's wonderful कि I think yes, because अगर आपके कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर हो रहे हैं तो आपको नाम भी वैसे वैसे अगर आप 2-3 बार देखते हो, उस चीज को सुनते हो, पढ़ते हो, तो आपको रिकॉल हो जाएंगी चीजें. तो डेफिनेटली दैट्स वंडरफुल कि आपको बहुत हेल्प किया है इमोशन में. आई कैन सी कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, आपको चीजें याद हुई है. दैट्स एक्चुअली वंडरफुल. तो प्लीज टेल मी कि व्हाट वाज योर शेड्यूल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. आप कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि आप सेल्फ स्टडी कितना करोगे, कहीं सोर्स से कितना पढ़ोगे, एंड प्रैक्टिस कैसे करते? तो व्हाट वाज योर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एट दैट टाइम? मेरे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था कि एक्चुअली मैंने साथ में B.Ed भी कंप्लीट कर ली है अपनी, एंड आई क्वालिफाइड CTET एंड PS-TET एज वेल. एंड मैं स्कूल में टीच भी कर रही थी. तो उसके साथ मुझे मैनेज करना होता था. तो स्कूल भी जाना है और उसके बाद आके पढ़ना, अपना खुद का भी पढ़ना, और नेक्स्ट डे का लेक्चर भी स्टार्ट करना है. और फिर ये था कि 9 to 3 स्कूल होता था. फिर आके थोड़ा सा फ्रेश होके 4 to 8 मेरा एक सेशन रहता था. फिर उसके बाद डिनर के बाद 9 to 12 एक स्टडी सेशन रहता था. और बस ये था कि सोने से पहले या फिर स्टार्ट करने से पहले एक बार जितना भी करा है वो सारा रिवाइज करना है. ओके. तो डेफिनेटली यस, रिवीजन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर, बिकॉज इतना सारा सिलेबस है और अगर आप पहला रिवाइज नहीं करोगे, आगे आगे बढ़ते रहोगे तो सब भूल जाओगे. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. एज शी दीक्षा हैज टोल्ड डेफिनेटली कि या तो प्रिपेयर करने के बाद या शुरुआत में ही एक बार पढ़ लो कि क्या क्या आपको उसके आसपास का पता है. एंड आई थिंक उसी में मुझे लगता है कि आप एक टॉपिक को मल्टीपल रिविजन तभी कर लोगे. अगर आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया है पढ़ना, कम से कम अगर आप 2 हफ्ते भी पढ़ रहे हो, यू आर रिवाइजिंग इट कम से कम 10 to 12 टाइम्स. तो इट्स वेरी इजी इन दैट वे डेफिनेटली. और एक साथ लेके बैठोगे सब तो फिर नहीं पॉसिबल होगा, बट आप थोड़ा 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 लेके चलते हो तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है. सो दीक्षा, सिंस इन द एग्जाम हमारे पास में 3 सेक्शंस हैं एंड उसमें भी पार्ट सी में तो इतने लेंथी क्वेश्चंस, इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं. सो हाउ यू टारगेट पार्ट सी? आपने कैसे प्रैक्टिस की थी उसकी? बिकॉज बच्चों को बहुत डर लगता है मैम पार्ट सी में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेंथी क्वेश्चंस आते हैं. तो आपके क्या ट्रिक्स थे पार्ट सी को सॉल्व करने के? जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे पेपर में बैठ के तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा पार्ट सी बहुत अच्छा जाएगा. पर जब मैंने घर आके अभी रिसेंट में आंसर की मैथ्स करी तो आई स्कोर्ड लाइक 92 out of 100. Means 23 questions were correct, 1 question was wrong, and I did not answer one. So I attempted in total 24 questions and 23 were correct. So I'm obliged to IFAS that it helped me a lot, especially प्रांशु सर की जो पार्ट सी एनालिसिस सेल बायो थी. yes. उन्होंने उसमें समझाया था कि पार्ट सी को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, आपको कैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके और जोड़ के एक दूसरे के साथ फिर पढ़ना है. तो इट हेल्प मी अ लॉट. दैट्स वंडरफुल कि आपको इतनी हेल्प मिली है एंड यू मैनेज टू, एंड आई थिंक इट्स योर हार्ड वर्क एज वेल. कि बिकॉज सुनते हमारे आई थिंक हमारे लेक्चर्स को अगर देख रहे हैं 50,000 स्टूडेंट्स, उसमें से जो उसको समझ के प्रॉपरली अप्लाई करते हैं अपनी पढ़ाई में, दे एक्सेल. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एजुकेटर्स पे ट्रस्ट करो, आप उनसे पढ़ो, उन पे भरोसा करो. वो आपको जो बता रहे हैं बात बिल्कुल सही बातें हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास में. सो डेफिनेटली आपको जो बताया जाता है वो आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड यू took advantage and you like listen to them very carefully and actually that helped you a lot. So that's wonderful, dear.
एंड टेल मी कि एग्जाम में आप टाइम मैनेज कैसे करते हो, लाइक व्हाट इज योर एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, के पार्ट सी को कितना टाइम देते हो, पार्ट ई को कितना टाइम देते हो, लाइक दैट? मैम एग्जाम से पहले मैं सब बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि केसी सर की जो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी होती है पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो वीडियो जरूर देख के जाएं क्योंकि इट हेल्प्स इन एग्जाम। तो वो कहते हैं कि पहले पार्ट बी पे चलो फिर पार्ट सी पे चलो, बट शफल करते रहो पार्ट बी और पार्ट सी में। और ओके। उसके बाद आपके पास पार्ट ए के लिए एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स बच जाने चाहिए ताकि आप उसको रश ना करो। ट्रू। सो वंडरफुल। और यही रहता है कि पहले पार्ट बी में सारे क्वेश्चंस देख लो, उसमें से जितने आपको लगता है कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको आते हैं अच्छे से, आप उनको मार्क कर लो। और जिनको मार्क एज रिव्यू रखना है उनको मार्क एज रिव्यू रख लो। और उसके बाद पार्ट सी में ये था कि 75 क्वेश्चंस आर अ लॉट टू रीड, बट स्टिल आपके पास जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहते हो प्रैक्टिस के टाइम पे, तो आपकी रीडिंग स्पीड और उसको ग्रास्प करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो उसमें से आप बस इतना देख लो कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े उसमें से कितने क्वेश्चंस हैं और वो वाले क्वेश्चंस आपको कितने अच्छे से आते हैं वो अटेम्प्ट करो। डेफिनेटली। तो दैट्स वंडरफुल कि आपने सारी बातों को, मुझे बहुत जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ना कि सिर्फ लेक्चर्स को सुना है हमारे, बट आपने उसको अप्लाई भी किया है एंड दैट हेल्प यू। तो दैट्स वंडरफुल बच्चों, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जो आपको बताया जा रहा है इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आप लोग खुद ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दैट्स वंडरफुल। एंड टेल मी कि नाउअडेज वी आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड बाय द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं या फिर आप नहीं हो किसी प्लेटफॉर्म पे? मैम मैं एक्चुअली थी, पर मैंने जब सोचा कि मैंने ये अटेम्प्ट बहुत ही ज्यादा सीरियस होके देना है, एक्चुअली ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। तो मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम था क्योंकि उसमें स्टडी ग्रुप्स थे, बाकी सारे सोशल मीडिया एप्स मैंने डिलीट ही कर दिए जब मुझे डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है इनसे। ये जर्नी रही। ओके फाइन। एंड सिंस रीसेंट लाइक जस्ट नाउ यू हैव टोल्ड मी कि आपका थर्ड अटेम्प्ट था, आपको क्या लगता है कि पहले तो अटेम्प्ट में आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की थी जिससे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा था, जिसको आपने सुधारा है तो रिजल्ट आया है? सो क्या आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? मैम एक तो रिवीजन नहीं होती है। जब आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको टाइम मैनेज नहीं करना आता कि आप कैसे रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो प्रॉपरली। और दूसरा, जब हम मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम लास्ट मिनट पे सब पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो अपने सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पे अगर हम इकट्ठे करके रखते हैं तो लास्ट में जब रिवीजन करनी है तो हमें सब याद रहता है। तो ये तो दैट्स वंडरफुल। देखो बच्चों, मत भागना चार जगह पे कि आप चार लोगों से बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऐसा मत करो। चूज वन एजुकेटर, और आप उन्हीं से पूरा पढ़ोगे तो आपको स्टार्ट टू एंड सब कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज आप सारा मिक्सअप कर दोगे। एंड यस, रिविजन इज द ओनली की टू सॉल्व पार्ट बी, एंड पार्ट बी ट्रस्ट में बहुत क्रूशियल है। पार्ट सी से आप 100 मार्क्स लेके आ जाओगे, पर जो आपका रैंक जो आता है ना, जो 20-30 मार्क्स डिसाइड करते हैं, वो आपका ए और बी से आपका वो आएगा वो चीज भी। तो पार्ट सी तो हम बढ़ते बढ़ते स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बट पार्ट बी और पार्ट ए जो इस पर अगर आपको कमांड बनाना है तो फॉर दैट, फॉर पार्ट बी स्पेसिफिकली यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिविजन। तो बहुत मजा आया दीक्षा आपसे बात करके। टेल मी कि आप किस किस को थैंक्स बोलोगे, हु वाज बिहाइंड दिस सक्सेस विद यू ऑलवेज? मैम सबसे पहले तो भगवान को ही थैंक यू है इसका, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स और स्पेशली आईएफएस टीम जिसने मुझे इतना सपोर्ट करा। जब मैं नहीं भी पढ़ने के मूड में थी तो इतना मोटिवेट करते हैं आईएफएस के टीचर्स कि बस ये होता है कि चलो आज पढ़ लेते हैं, कल ब्रेक ले लेंगे, अभी पढ़ लेते हैं, बाद में ब्रेक ले लेंगे, तो ये सब चल। ओके। एंड एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम यू टू ऑल द न्यू एस्पिरेंट्स जो हमारे अभी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, कोई मैसेज आपकी तरफ से उनके लिए, एनी प्रिपरेशन टिप? मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि स्ट्रेस मत लो, जितना स्ट्रेस लोगे उतना ज्यादा ब्लैंक फील करोगे। और अच्छे से प्रिपेयर करो, अपना अपना 100% देने की कोशिश करो। बाकी सब ये है कि तुम जितना करोगे उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा।
तो अभी नहीं मिलेगा तो बाद में तो जरूर मिल जाएगा, कभी तो वो नॉलेज तुम्हें काम आएगी ही। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर। एंड बच्चों ध्यान रखो, स्ट्रेस मत लो, एक एक प्लेटफॉर्म को पिक करो, वहीं से आप सारी चीजों को पढ़ो, रिविजन करो मल्टीपल टाइम्स। ये कुछ लर्निंग्स मुझे तो बिल्कुल मिली है एंड आई थिंक आप सबने जाना है। एंड क्या क्या कैसे कैसे सिलेक्ट करना है, जस्ट मेक श्योर कि आप उतने यूनिट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो कि आपको क्वेश्चंस मिल जाए आपके सारे सॉल्व करने के लिए। एंड गो विद द प्रॉपर स्ट्रेटजी, वॉच लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने के पहले कि आपको किस को कितना टाइम देना है। इफ यू गो अनप्लान्ड तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप स्ट्रेस में आओगे कि यार ये नहीं देखा वो नहीं देखा। डोंट डू दैट थिंग, जस्ट प्रिपेयर प्रॉपर्ली एंड यू ऑल विल बी फाइन। सो थैंक यू सो मच दीक्षा फॉर ज्वाइनिंग, बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो भी आपके एस्पिरेशंस है टू डू द पीएचडी एंड ऑल दैट, डेफिनेटली आप सारा कर लोगे। एंड वंस अगेन अब बिग कांग्रेचुलेशंस, टॉप 1% में आना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सो बिग कांग्रेचुलेशंस डियर। थैंक यू सो मच। So to all the aspirants out there, I think आपने काफी कुछ जाना है आज about the preparation. Do well, study well, don't stress, give your best and forget the rest. So see you all very soon everyone. Till then, take care, bye bye, have a great day and a very happy learning.